तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी शिक्षण में पार्ट 4 भाग 2। इसमें हम पढ़ रहे हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हमने व्याकरण शिक्षण की विधियों को डिस्कस किया था और विधि की थ्योरी और उसके बाद उसके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 2011 से 19 के बीच में, वो डिस्कस किए थे। आज हम जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के, जो 2011 से 2019 के बीच में जो और अन्य क्वेश्चन पूछे गए हैं विधियों से अलग, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो क्योंकि उसने यहाँ मैं इस्तेमाल करना चाहिए था, उसने मैंने इस्तेमाल करा, ठीक है। तो एक तरह से उसे व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी से में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को महत्व देना चाहिए। बच्चे भाषा में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हो। तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें बच्चे खुद स्वयं करके सीखते हैं, ठीक है। तो पहले तो उन्हें उपलब्ध भाषिक प्रयोग कराया जाएगा और उनसे फिर बच्चे वो नियम खुद बनाएंगे, खुद समझेंगे उनको। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 21 है। हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो शिक्षण विधियों से अलग है, क्योंकि वो उससे पहले हम कर चुके हैं। तो उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा, यानी हर चीज़ को वो उसने से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? नियमों का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ न होना, या नियमों का अति सामान्यकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियमों का अति सामान्यकरण। हर चीज़ को उसने से वर्ब से स्टार्ट कर रहा है। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने सीखा, ठीक है। तो नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, फर्स्ट है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल सही है, यही करेक्ट आंसर है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियों का ये इसका प्रयोग है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग यही है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश डैश में सहायक होगा। किस में सहायक होगा? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर व्याकरण शिक्षण कराया जा रहा है तो उसका औचित्य होता है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर जो व्याकरण शिक्षण कराई जाती है वो इसलिए कराई जाती है कि भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है, यानी भाषा के जो नियम है, ठीक है, उनको अच्छे से समझे और उनका विश्लेषण करें, ठीक है। नेक्स्ट, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, ठीक है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी जो भाषा है, जो हम जो कहना चाह रहे हैं उसको प्रभावशाली ढंग से कह सके। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? तो व्याकरण शिक्षण जो है वो संदर्भ सहित होती है, यानी व्याकरण जो हम पढ़ाते हैं वो ऐसे वैक्यूम में नहीं पढ़ाते, या मतलब ठीक है, रिलेट करके पढ़ाते हैं। यानी किसी संदर्भ में हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो उसके संदर्भ के हिसाब से हम व्याकरण एक्सप्लेन करते हैं। यानी वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, क्या क्या क्रिया है, क्या करता है, क्या कर्म है, विशेषण कौन सा है, ठीक है। तो ये जो है किसी पाठ से या किसी लाइन से संबंधित होकर हम संदर्भ सहित व्याकरण पढ़ाते हैं, बिना संदर्भ के, बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट में होता है व्याकरण चर्चा। तो पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, ठीक है। तो ये सबसे उचित तरीका होता है व्याकरण शिक्षण को पढ़ाने का, कि कोई पाठ चल रहा है, उसमें कोई लाइन आई, उस लाइन में हमने बताया कि भाई इसमें ये विशेषण शब्द है, ये क्रिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है? देखिए फ्रेंड्स, एक वाक्य दे रखा है, अगर हम इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई, तो इसमें हम मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि इस वाक्य में जो भी नियम व्याकरण के उपयोग हुए हैं हम उनसे रिलेटेड चर्चा करें। तो एक तरह से हम भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है
की पहचान करना चाहते हैं और उसका विश्लेषण करना हम सिखाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा कि इस वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है व्याकरण के नियमों को इस वाक्य के संदर्भ से पढ़ना सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ठीक है, इस पर आगे बढ़ने से पहले हम भाषा और लिपि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाषा और लिपि के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। प्राय भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी आपके पास जो भी भाषा आप जानते हैं, ठीक है, उसकी लिपियां होती हैं। ठीक है, वैसे तो एक पर्टिकुलर लिपि होती है, लेकिन किसी भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि आप जैसे आप मैसेज टाइप करते हो व्हाट्सएप में, तो आप चैट तो कर रहे होते हो हिंदी में, लेकिन हिंदी में भी आप जैसे आपने लिखा कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ को आप लिखो KAHA कहाँ, जे जा, RAH रहे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम हिंदी भाषा को इंग्लिश की लिपि में लिखते हैं। इसी तरीके से कोई भी भाषा किसी भी लिपि में व्यक्त की जा सकती है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा है भाषा और लिपि भाव व्यक्तिकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और दो या दो से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। यानी दोनों बातें हैं कि एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है और एक भाषा की कई सारी लिपि हो सकती हैं। ठीक है, जैसे दो या दो से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, यानी दो भाषाओं की एक सिंगल लिपि भी हो सकती है। तो उदाहरणतः पंजाबी और गुरुमुखी और शाहमुखी दोनों में लिखी जाती है। पंजाबी, गुरुमुखी, शाहमुखी, पंजाबी जो है वो गुरुमुखी और शाहमुखी दोनों में लिखी जाती है। ठीक है, पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी और शाहमुखी लिपि में दोनों में लिखी जाती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो दोनों बातों को से आप परिचित हो गए कि एक भाषा को, ठीक है, एक भाषा को आप कई सारी लिपियों में व्यक्त कर सकते हो, या फिर इसको हम ऐसे समझते हैं दो या दो से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई कोई एक भाषा डैश डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। तो कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर, किसी भी लिपि में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। और मैं जो आगे वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 2018-2019 में जो सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक से वो मैं डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, भाषा शिक्षण की, ये तो आप पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, हम भी, ठीक है, भी, इस वाक्य में भी, ठीक है, लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, कि अगर शिक्षिका किन्हीं बच्चों से कोई वाक्य कह के बोलती है और किसी एक पर्टिकुलर शब्द पे जोड़ देती है, हम भी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है शिक्षिका, भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है, वो भी पर जोड़ देकर, ठीक है, कि हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों को वाक्यों में प्रयोग करवाना, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, ये सही नहीं लग रहा। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझना। ठीक है, तो आप ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संदर्भानुसार ही तो आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करोगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई मुहावरा किसी और संदर्भ में इस्तेमाल करना होता है और आप किसी और में कर रहे हो। तो मुहावरे और लोकोक्ति संदर्भानुसार होते हैं, यानी किस परिस्थिति में कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करना है और किस परिस्थिति में कौन सा। तो इनके प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक है, उचित है, जिसमें क्या होता है। तो कौन सी जो पद्धति व्याकरण शिक्षण की वो उपयुक्त रहेगी। बच्चे नियमों को कंठस्थ कर ले, ये बिल्कुल नहीं, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। तो ये सही है, जिसे हम आगमन विधि कहते हैं। तो बच्चे पहले उदाहरण करते हैं और फिर उन उदाहरणों के हिसाब से जनरलाइज करके नियम बना देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
अब ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया था। देखिए, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है वो है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में था, तो मैंने आपको बताया कि मुहावरे और लोकोक्तियों, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो मुहावरे और लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। तो सुचिंतित प्रयोग करना मतलब कि कौन से मुहावरे का कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस परिस्थिति में इस्तेमाल करना है। तो ये हम पहले चिंता तो करेंगे, पहले हम सोचेंगे ना, तो सुचिंतित प्रयोग करना, ठीक है, सोच समझ कर प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा, भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है? तो क्योंकि वो 7वीं कक्षा की है, तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो ठीक है, इसमें शब्द भंडार का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि वो पृथ्वी और वसुधा और भूमि, ठीक है, तो मतलब कई नामों से पुकार रही है, तो यहाँ जो उसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, वो बताना चाहती है कि इन चीज़ों को कई तरीके से कहा जाता है, तो वो उनकी जो है शब्द भंडार को बढ़ा रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। परिभाषाओं को जानना, शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, संदर्भ में व्याकरण समझना। तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि व्याकरण जो है हम संदर्भ में सीखते हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं, किसी बात से रिलेट करके हम सीखते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई कहानी चल रही हो, ठीक है, और उसमें कोई वाक्य दे रखा हो, तो उस वाक्य में प्रयोग करे गए जो व्याकरण के तत्व हैं उनको हम उस पाठ के अनुसार ही बताएं। ठीक है, तो ये सही रहता है। ऐसा नहीं कि हम जनरल सामान्य तौर पर नियम रटवा दें, ठीक है, और बच्चे तुम याद करो ऐसे कहते हैं, नहीं, कोई पाठ का इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम कोई पैराग्राफ लेंगे, कोई पंक्ति लेंगे और उसमें हम व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अब फिर से यही क्वेश्चन देखिए, अलग तरीके से पूछा गया है व्याकरण को संदर्भ में। तो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षणिक निहितार्थ क्या है? ठीक है, क्या मुख्य उद्देश्य है? तो व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ठीक है, या पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, पाठ के संदर्भ में ही व्याकरण जानना जरूरी है। ठीक है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, या तो ये सही होगा, या व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, या फिर व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग। तो दोनों अलग तो बिल्कुल नहीं है। तो व्याकरण जो है पाठ के संदर्भ में सिखाई जाती है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक से हमें उसको कोई मतलब, पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठ होगा, ठीक है, उससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त विधि है, पहले उदाहरण देना और फिर नियम बनाना, तो ये होता है आगमन विधि में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक भाषा विशेष को एक लिपि में, एक विशेष लिपि में लिखा जाता है, ये सही नहीं है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, ठीक है, निश्चित लिपि तो होती है, लेकिन एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। ठीक है, भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, नहीं, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? व्याकरण शिक्षण अगर आप करा रहे हैं तो व्याकरण शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष पर, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। ऐसा नहीं है कि हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं क्योंकि नियम रट लो बस, ठीक है, तो नियम रटने से मतलब नहीं होता है कि व्याकरण को आप अपनी भाषा में व्यक्त कर पाओ, मतलब आपकी भाषा ऐसी हो कि वो व्याकरण के तौर पर शुद्ध हो। ठीक है, व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल आप अपनी बोलचाल में कर सके। ठीक है, तो व्यवहारिक पक्ष ये होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रैक्टिकली आप यूज कर रहे हो व्याकरण को। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से जुड़ा हुआ है। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो अब यहां बात आती है उस उदाहरण की जिसके लिए हम क्या कह रहे हैं बार बार कि व्याकरण पढ़ानी है तो संदर्भ सहित पढ़ाओ। और संदर्भ कहां से आएगा? किसी पाठ
के बारे में आप फोकस करोगे और उस पाठ में जो व्याकरण के नियम, उस व्याकरण के तत्वों का इस्तेमाल है, तो वहाँ आप बच्चों को समझा दो कि भाई इस पाठ में ये व्याकरण का ये पर्टिकुलर पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 आपको दिख रहा है कि घर घर आपकी ही चर्चा है, काव्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम पर्टिकुलर यानी एक पर्टिकुलर पार्ट की एक पर्टिकुलर लाइन पर हम फोकस करके बच्चों को ग्रामर के बारे में बता रहे हैं। तो यही जो है संदर्भ में व्याकरण का एक स्पष्ट उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि चैप्टर 4 पार्ट नंबर 3 कहलाएगा, और उसमें हम 2018 और 2019 में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होगा 2020 में होगा या 2021 में होगा, सीटेट या किसी और स्टेट टेट का हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस पार्ट को जरूर देखिए।